तो व्हाट्स अप गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है आई सॉ द डेविल। जैसी कहानी स्टार्ट होती है हमें एक कार को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सुनसान से रास्ते से गुजर रही होती है। तभी वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि इस कार का टायर पंचर हो गया है। इस कार में एक लड़की होती है जो कि अपनी फियांसे को कॉल करती है जिसका नाम किमसो होता है। जब ये बात कर रहे होते तब यहाँ पे एक वैन आती है और उसमें से एक आदमी उतरता है और इस लड़की को पूछता है क्या हुआ। लड़की बोलती है कि मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया, लेकिन मैंने गाड़ी टो करने वालों को कॉल कर दिया, वो बस आते ही होंगे। लेकिन ये आदमी बोलता है कि बाहर मौसम बहुत खराब है, उन्हें आने में बहुत देरी हो जाएगी, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ। और फोन में दूसरी साइड किमसो होता है जो कि उस लड़की को बोलता है गाड़ी टो करने वाले बस आते ही होंगे, फिर भी वो आपकी गाड़ी का टायर चेक कर रहा है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद वो उससे कुछ और देर बात करता है और फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। और यहाँ इस सुनसान से रास्ते पे जो आदमी उस गाड़ी का टायर चेक कर रहा होता है वो लड़की को बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी का टायर बहुत ही बुरी तरह से पंचर हो गया है। तभी वो लड़की बोलती है कि आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बस गाड़ी टो करने वाले आते ही होंगे। लेकिन वो आदमी उस लड़की की तरफ बहुत ही गौर से देखता है जिससे वो लड़की थोड़ा बहुत घबरा जाती है। लेकिन उसके बाद वो अपनी गाड़ी में चले जाता है, लेकिन बहुत देर गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता, जिसके कारण उस लड़की को थोड़ा बहुत शक हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो लड़की अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने वाली होती है तभी वो अचानक से सामने आ जाता है और हैमर से गाड़ी का शीशा तोड़ने लग जाता है और गाड़ी का शीशा तोड़ के वो उसके अंदर घुस जाता है और उस लड़की को जख्मी कर देता है और उसे मार के अपने साथ ले जाता है। जैसे ही उस लड़की को होश आता है तो वो देखती है कि पूरी की पूरी खून से सनी हुई है और वो किसी और जगह पे। वो समझ जाती है कि उस आदमी ने उसको अगवा कर लिया है और वो आदमी उसे बहुत जल्द मार देगा। और वो उस आदमी को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में छोटा सा बच्चा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो आदमी इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। कुछ दिनों बाद पुलिस को उस लड़की के शरीर के अलग अलग टुकड़े मिलते हैं। हालांकि इस लड़की के पिता पिछले 30 सालों से डिटेक्टिव है, उन्हें बहुत ही अफसोस हो रहा होता है कि मैं अपनी लड़की को नहीं बचा पाया। और वो किमसो के सामने जाके बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार और अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। किमसो अपनी फियांसे की मौत के बाद बुरी तरह से टूट चुका है, उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वो अपने दर्द को किसी के सामने बयां नहीं करता। वो पूरी तरह से खामोश हो जाता और ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े तूफान के आने से पहले वाला सन्नाटा है। वो अपनी जॉब से 2 हफ्ते की छुट्टी ले लेता है। दरअसल किमसो एक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में एक एजेंट है और उसी के साथ काम करने वाला एक एजेंट उससे मिलने आता है और उसे एक कैप्सूल देता है और वो किमसो को बताता है कि ये कैप्सूल जिसके भी पास रहेगा तुम उसकी लोकेशन अपने मोबाइल पे देख सकते हो और यहाँ तक कि उसकी बातें भी सुन सकते हो, लेकिन इसके बारे में किसी और को पता चला तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। किमसो कहता है तुम चिंता मत करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब बोलकर किमसो वहाँ से निकल जाता है। तभी किमसो को उसकी फियांसे के पिता जो कि चीफ है, डिटेक्टिव है, और वो किमसो को बताते हैं कि इसी तरह के केसेस में पहले भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वो किमसो को उन चारों की डिटेल दे देते हैं जिनमें उनकी फोटो भी लगी होती है। तभी किमसो इन सभी की डिटेल लेकर यहाँ से चला जाता है। अब किमसो के हाथ में डिटेल्स होती है जिसके माध्यम से वो 2 लोगों को पकड़ता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करता है। अब उसे पता चलता है कि ये दोनों वो नहीं है जिसने किमसो की फियांसे का मर्डर किया है और वो तीसरे सस्पेक्ट के पास जाता है और उसे पता चलता है कि उसने बहुत पहले अपने बच्चों को और अपने घर को छोड़ दिया और उसके बारे में उसके घर वालों को भी नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर है। और जैसे ही किमसो यहाँ से जा रहा होता है तभी उसे उसी आदमी का बेटा मिलता है जिस पर उसे शक है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर कहाँ पर है, और वो उसे सारी डिटेल्स बता देता है। और किमसो वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो कातिल रहता है और जैसे ही वो उसके घर की तलाशी लेता है तो उसे ड्रॉर पे बहुत ही सारी लड़कियों के सामान मिलते हैं, जिससे किमसो का शक और भी यकीन पे बदलने लगता है। इसके बाद वो और भी तलाशी लेता है जिसके बाद उसे नाली में एक अंगूठी मिलती है और ये वही अंगूठी होती है जो उसने अपनी फियांसे को दी थी। यह देखकर उसे बहुत ज्यादा रोना आ जाता है और वो समझ जाता है कि यह घर उसी कातिल का है जिसने उसकी फियांसे का मर्डर किया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जैंग चुल को, जो कि वही सीरियल किलर है जिसने किमसो की फियांसे का मर्डर किया है। वह स्कूल वैन में कुछ लड़कियों को कहीं ले जा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि बहुत ही मासूम होती है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उस स्कूल वैन से एक लड़की मिसिंग है और उस लड़की को अगवा किया होता है जैंग चुल ने और वो उस लड़की को अपने घर ले जाता है और उसके साथ जैसे ही गलत काम करने वाला होता है पीछे से आवाज आती है जैंग। यह सब सुनकर वो रुक जाता है और बाहर की तरफ जाता है और जैसे ही लाइट ऑन करता है उसके सामने होता है किमसो और वो किमसो की तरफ देखकर बोलता है क्या तुम अकेले आए हो? किमसो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तभी वो किमसो को बोलता है शायद तुम पुलिस वाले हो, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि कोरियन पुलिस ने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ कैसे लिया।
और शायद तुम्हें एहसास नहीं है कि मैं कौन हूँ। तभी वो किमसू की तरफ दराती लेकर दौड़ने लग जाता है और किमसू पे वार कर देता है, लेकिन वो जैसे ही किमसू पर वार करता है किमसू आसानी से बच जाता है और किमसू उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लग जाता है और उसका मुंह एक प्लास्टिक के अंदर बंद कर देता है और उसे अपने हाथों से जोर से दबाने लगता है। और जैसे वो आदमी मरने वाला होता है किमसू उसे छोड़ देता है और इसके बाद किमसू के पास जो कैप्सूल होती है जिससे वो किसी को भी ट्रैक कर सकता है, किसी की भी बातें सुन सकता है, वो उसको जैंग के मुंह के अंदर डाल देता है और उसे पता भी नहीं चलता क्योंकि वो बेहोशी की हालत पे था। और इस तरह से किमसू एक लड़की की इज्जत और उसकी जान बचा लेता है। और इसके बाद जब जैंग की आंखें खुलती है वो देखता है कि उसके पास एक एनवलप है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे है और ये पैसे देखकर वो हंसने लगता है और वो बोलता है कि वो एक साइको था। इसके बाद जैंग यहाँ से चला जाता है। तभी वो एक टैक्सी को रोकता है जिसमें कि 2 आदमी होते हैं और जैंग उन दोनों को मारकर जैसे ही डिक्की खोलता है तो उसमें भी एक लाश होती है। इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों भी कातिल ही थे जो कि किसी के लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे। तभी जैंग उन तीनों को फेंक के आगे बढ़ जाता है। अब जैंग एक हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि वो जख्मी है। वहाँ पे उसका दिल एक नर्स पे आ जाता है। जब नर्स एक आइसोलेटेड कमरे पे जाती है तो जैंग वहाँ पे पहले से ही बैठा होता है। जैंग नर्स को बहुत ज्यादा डरा देता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। जैंग नर्स से बोलता है कि कल रात में एक लड़की के साथ फन करने वाला था, तभी एक लड़का आया जिसने मेरा पूरा मजा ही खराब कर दिया, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता। तभी नर्स बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जैंग को उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वह एक साइको किलर है। उसके अंदर कोई हमदर्दी नहीं है, वह एक इंसान के रूप में एक जानवर है। और जैंग जैसे ही नर्स के साथ बुरा काम करने वाला होता है तभी पीछे से किमसू आ जाता है और वो सिलेंडर से जिसे उसने अपने हाथ में पकड़ा था उससे जैंग के सर पे मारता है और उसे बहुत ज्यादा पीटता है। फिर उसके कान में कहता है कि यह अभी शुरुआत है, मैं इसे इतनी जल्दी खत्म होने नहीं दूंगा, अभी तो तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा होगा। जब किमसू जैंग को अधमरा कर देता है तो वहाँ से नर्स भागने ही वाली होती है। तभी किमसू कहता है रुको, तुम्हें इसकी पट्टी करनी पड़ेगी, तुम्हें इसका इलाज करना पड़ेगा। तभी किमसू उसकी एड़ी को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ देता है। इससे जैंग को बहुत ही ज्यादा असहनीय दर्द होता है। और अगली बार हमें दिखाया जाता है कि जैंग एक कार से उतरता है जिसके पैर पे बहुत ही बड़ी चोट लगी है, उसका हाथ टूटा हुआ है और वह यह सोच रहा होता है कि वो आदमी कौन है जो उसे इतनी बुरी तरह से मार रहा है और उसे उसकी हर एक चीज के बारे में पता कैसे चल रहा है। उसे शक होता है कि उसके अंदर या कहीं ना कहीं ट्रांसमीटर लगा हुआ है। वो अपने आप को पूरी तरह से चेक करता है, उसे लगता है कि ट्रांसमीटर इस कार पे लगा हुआ है। तभी वो उस कार को छोड़कर दूसरी कार पकड़ लेता है और तभी दूसरी तरफ किमसू को उसके फियांसी का पिता का कॉल आता है और वो बोलते कि तुम जैंग को तड़पाना बंद करो, तुमने उसे बहुत सजा दे दी है, बाकी बची हुई सजा उसे पुलिस देगी। लेकिन किमसू यह सब बंद नहीं करना चाहता, वो जैंग को और तड़पाना चाहता है, इतना तड़पाना चाहता है कि उसकी रूह भी कांप जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैंग को जो कि अपने 2 दोस्तों के साथ एक घर पे बातें कर रहा होता है, उन्हें अपनी कहानी बता रहा होता है कि एक लड़का उसे रोज टॉर्चर करता है और फिर उसे छोड़ देता है। तभी जैंग का दोस्त बोलता है तुमने जितनी भी आज तक लड़कियों को मारा है, हो ना हो उन्हीं में से किसी एक का परिवार का होगा। तभी जैंग एक कमरे में जाता है और सोचने लगता है कि वो लड़का कौन हो सकता है। तभी जैंग बहुत ज्यादा सोचता है। तभी जैंग को याद आता है कि जब वो लड़का उसे मार रहा था तो उसने उसके हाथ पे एक रिंग देखी थी और जैंग को पता होता है कि ये रिंग किसकी थी। अब जैंग को पता चल गया होता है कि वो लड़का उसे क्यों मार रहा है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमें जैंग का दोस्त ताइजू जो कि जिस लड़की के घर पे रह रहे होते उन्होंने उसी लड़की को बंदी बनाया होता है और उसे किचन में ले जाकर जैसे मारने वाला होता है तभी यहाँ पे किमसू आ जाता है। और यह सब देखकर जैंग का दोस्त ताइजू और उसके साथ जो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। तभी इन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है, लेकिन किमसू इन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। तभी यहाँ पे जैंग आ जाता है और इन तीनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट हो जाती है। लेकिन एक बार फिर किमसू जैंग को बहुत ही बुरी तरह से पीट के यहाँ से चला जाता है। और अगली सुबह यह दिखाया जाता है कि इस घर में पुलिस आ गई है और सबको गिरफ्तार कर लिया है। किमसू ने इन्हें बहुत ज्यादा जख्मी कर रखा होता है। तभी इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और किमसू को भी पट्टी की जाती है। तभी किमसू को मिलने उसका दोस्त आता है जिसने उसे वही कैप्सूल दी होती है जो कि जैंग के अंदर है। तभी वो किमसू को बोलता है कि तुम इससे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते। तभी किमसू बोलता है कि अभी मेरा बदला पूरा नहीं। किमसू का दोस्त बोलता है कि मेरा वो कैप्सूल काम कर रहा है कि नहीं। किमसू से चुप रहने को बोलता है क्योंकि यही बगल पे जैंग होता है। तभी किमसू जैंग के पास जाता है, पर्दा हटाता है, वो देखता है कि जैंग बेहोश है। लेकिन जैंग बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है, उसने सब कुछ सुन लिया होता है। लेकिन उसे अब पता चल गया होता है कि उसके बॉडी में कहीं ना कहीं ट्रांसमीटर है जिसकी मदद से किमसू उसे फॉलो कर रहा है और उसकी पिटाई कर रहा है। तभी किमसू उसे एक बार फिर किसी सुनसान से जगह पे छोड़ देता है ताकि वो गलत काम करे। किमसू उसकी फिर से धुलाई करे।
लेकिन अब जैंग सब कुछ जानता है। वो जानता है कि किमसू उससे बदला क्यों ले रहा है, वो जानता है कि किमसू कौन है, और वह यह भी जानता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसमीटर है जिससे किमसू उसे अभी भी सुन रहा होगा। तभी वो किमसू को बोलता है, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा खेल नहीं खेला, लेकिन अब बहुत मजा आने वाला है। मैं जानता हूँ कि तुम किस लड़की की वजह से मुझसे बदला ले रहे हो, मैं उसके घर का पता भी जानता हूँ, लेकिन अब तुम्हें जिंदगी भर अफसोस होगा कि जब तुम्हें मुझे मारने का मौका मिला था तो तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। अरे हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, जब मैं तुम्हारी फियांसे को मार रहा था तो उसने मुझे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाई थी, लेकिन मैंने उसे फिर भी मार दिया। उसके बाद जैंग एक केमिस्ट की दुकान में जाता है और वहां से वो एक लूज मोशन की दवा ले लेता है। उसके बाद वो उस कैप्सूल को अपने पेट से निकाल लेता है और वो दूसरे आदमी के मुंह पे डाल देता है और वहां से चला जाता है। जब तक किमसू वहां पे पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैंग वहां से निकल गया होता है। तभी किमसू को समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ गया होगा। तभी किमसू हॉस्पिटल में जाता है, उसके दोस्त से पूछता है कि किमसू कहाँ गया होगा। तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम जैंग के दिमाग को समझे नहीं, तुमने उसे जिस तरह से दिया है, जिस वजह से दिया है, तुम्हें वो उसी तरह से वापस देगा। अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, बस वो एक बार अपना काम पूरा कर ले, फिर तुम उसे पकड़ भी लो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी जैंग के दोस्त को उसका कॉल आता है और जैंग उसे बताता है, अभी अभी जैंग ने वायरलेस पे उसे बताया कि वो अपना कुछ काम खत्म करके अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। किमसू उससे जैंग की लोकेशन पूछता है और जब वो जैंग की लोकेशन बताता है तो किमसू बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि यह लोकेशन उसी जगह की थी जहाँ पे किमसू की गर्लफ्रेंड की फैमिली रहती है। अब किमसू को पता चल गया होता है कि जैंग उसकी फैमिली को मारना चाहता है। इसका मतलब अगर जैंग उनकी फैमिली तक पहुँच गया तो उन्हें बहुत तड़पा तड़पा कर मारेगा। अब किमसू वहाँ के लिए बहुत ही जल्दी में निकल जाता है, क्योंकि उसे जैंग से पहले वहाँ पे पहुँचना है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वहाँ पर जैंग पहुंचकर उसके पिता को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और किमसू की फियांसे जो कि इस दुनिया में नहीं है, उसकी बहन को भी बहुत ही बुरी तरह से तड़पा तड़पा के मार देता है। यह सब देखकर किमसू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचता है कि उसने जैंग को पहले क्यों नहीं मारा, अगर उसने जैंग को मार दिया होता तो मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। और दूसरी तरफ जैंग पुलिस को कॉल कर देता है और वो बोलता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ, और वो पुलिस को एक लोकेशन भी बता देता है। जैंग खुद को पुलिस के हवाले इसलिए करना चाहता है क्योंकि किमसू उससे बदला ना ले सके और पूरी जिंदगी भर वो तड़पता रहे और इस खेल में पूरी तरह से जीत सिर्फ जैंग की हो। और जैंग उस जगह पहुंच जाता है जहां पे पहले से पुलिस उसका इंतजार कर रही होती है। जैंग को पुलिस पकड़ती उससे पहले वहां पे किमसू आ जाता है, जो कि चलती हुई गाड़ी में जैंग को ले जाता है और वो जैंग को उसी घर में ले जाता है जहाँ पे जैंग ने उसकी फियांसे का मर्डर किया होता है, और वहाँ पे किमसू से बात देता है उस जगह पर जहाँ पे वो सबको बात कर उनका मर्डर करता था। और किमसू से बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, बहुत ज्यादा पीटता है, बहुत ज्यादा मारता है। जैंग कहता है कि मुझे मार दो, मुझे मार क्यों नहीं देते, लेकिन किमसू कहता है कि मैं इस खेल को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार देता। मैं तुम्हें उस पल मारूंगा जब तुम अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा डर देखोगे और तुम्हारी आंखों में डर होगा, मौत का डर, और वो मेरा बदला होगा, पूरा बदला। जैंग कहता है कि तुम मुझे अभी मार दो, तुम वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा तड़पा चुके हो। लेकिन किमसू कहता है कि ये लाइन तुमने दूसरों के मुंह से बहुत सुनी होगी, लेकिन अब तुम इस दर्द को महसूस करो। इसके बाद किमसू जैंग से पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। किमसू की बातें सुनकर जैंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है डर और दर्द मेरे अंदर है ही नहीं, ये तुम पहले से जानते हो, और वैसे भी तुम अपना सब कुछ खो चुके हो। किमसू बोलता है कि मैं यह चाहूंगा कि तुम्हें मरने के बाद भी दर्द का एहसास हो। इसके बाद किमसू उसे एक ट्रैप में सेट करता है, उसके मुंह पे रस्सी बांध देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। दरअसल जहाँ पे जैंग को बांधा गया है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी ब्लेड है जिसमें एक रस्सी लगी हुई है, जिसका एक सिरा तो जैंग के मुंह के अंदर और दूसरा सिरा वहीं पे लगे दरवाजे पे है। यानी कि अगर जैंग अपना मुंह खोलेगा तो वह रस्सी उससे छूट जाएगी और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देगी। यह पूरा सेटअप करके किमसू वहां से निकल जाता है, और जैसे ही किमसू वहां से निकलता है पीछे से एक टैक्सी आती है जिसमें उसके जैंग के माँ बाप और उसका एक बेटा होता है, और अंदर जैंग बोल रहा होता है कि मैं बचूंगा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। दरअसल किमसू वहां पे कैप्सूल रख के गया होता है जिससे वो किसी की भी बातें सुन सकता है, और वो इस टाइम वो जैंग की बातें सुन रहा होता है। तभी जैंग देखता है कि उसका परिवार बाहर खड़ा है। जैंग अपने परिवार को मना करना चाहता है लेकिन वो बोल भी नहीं सकता क्योंकि उसके मुंह पे रस्सी है। अगर उसने बोलने की कोशिश की तो ऊपर लगी ब्लेड उसके गर्दन पे गिर जाएगी। लेकिन बाहर से जैंग का परिवार उसे दरवाजा खोल के बचाना चाहता है, और यह वो पल होता है जब जैंग की आंखों में मौत का दर्द और डर
दोनों होता है जो कि उसने कई लोगों को दिया है और आज वो उसी सिचुएशन पर और उसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर दूसरे थे। वो चीख चीख के कहना चाहता है कि दरवाजा मत खोलो, लेकिन उसके मुंह पे रस्सी है, वो मुंह नहीं खोल सकता। और उसके माँ बाप जैसे जैसे दरवाजा खोल रहे होते हैं वैसे ही जैंग के मुंह से रस्सी खिसकना शुरू हो जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो ऊपर से ब्लेड गिरती है जैंग के सर पर, जिससे जैंग का अंत हो जाता है। और बाहर किमसू हेडफोन पे उसकी जिंदगी का एक एक डर, एक एक दर्द और एहसास सब कुछ सुन रहा होता है। और जैंग के अंत के बाद किमसू के आंखों में भी आंसू होते हैं। हालांकि उसने अपना बदला तो ले लिया, उसने उसकी आंखों पे दर्द देखा, डर देखा, लेकिन अपना सब कुछ खोने के बाद, जैसा कि उस मूवी का टाइटल है आई सॉ द डेविल, जैसा कि जैंग को हर एक लड़कियों ने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने एक डेविल की तरह देखा, वैसे ही जैंग ने किमसू को अपनी आंखों के सामने एक डेविल की तरह देखा। यह मूवी सन 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। इस मूवी का बजट था $6 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में इस मूवी ने कमाए थे $13 मिलियन। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।